Good morning everyone. Myself your chemistry faculty Manan sir from Vidya Mandir classes in collaboration with Saraswat International Academy. तो आज हम जा रहे हैं बात करने कॉन्जुगेशन का। आज हम जा रहे हैं बात करने कॉन्जुगेशन कि कॉन्जुगेशन कितने तरह के होते हैं और इसकी कैसे एप्लीकेशन हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। कॉन्जुगेशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो सबसे पहला होता है वो होता है नॉर्मल कॉन्जुगेशन। जो सबसे पहला है वो है नॉर्मल कॉन्जुगेशन। जो दूसरा है वो है क्रॉस कॉन्जुगेशन। जो दूसरा है वो है क्रॉस कॉन्जुगेशन। जो तीसरा है वो है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तीन तरह का हमें कॉन्जुगेशन पढ़ना है। अब सब में क्या क्या होता है पहले हमें वो समझना है कि हम नॉर्मल किसको बोलते हैं, क्रॉस किसको बोलते हैं एंड हम एक्सटेंडेड किसको बोलते हैं। ठीक है। नॉर्मल कॉन्जुगेशन का क्या मतलब होता है? ओनली वन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। नॉर्मल का मतलब होता है ओनली वन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। मीन्स इसमें केवल एक ही कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। क्रॉस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रॉस? क्रॉस का मतलब होता है रेजोनेंस फ्रॉम आइदर साइड। रेजोनेंस फ्रॉम आइदर साइड। और एक्सटेंडेड का मतलब क्या होता है? मोर देन वन कॉन्जुगेशन। मोर देन वन कॉन्जुगेशन। ठीक है। हम एक एक करके समझते हैं सब क्या होता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है। सबसे पहला अगर हम बात करते हैं नॉर्मल कॉन्जुगेशन का, सबसे अगर हम पहला बात करते हैं नॉर्मल कॉन्जुगेशन का, जैसे अगर हम ले लिए CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसमें आप देख रहे हो केवल एक कॉन्जुगेशन है, माइनस सिंगल डबल बॉन्ड। तो ये एग्जाम्पल हो गया नॉर्मल कॉन्जुगेशन का। अगर दूसरा हम बात करते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन का, दूसरा अगर हम बात करते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन का, तो देखो इसमें क्या हो। जैसे मान लो अगर आपने एक ये लिखा, देखो क्रॉस में क्या होता है। जैसे मान लो अगर मैं कोई एग्जांपल लिया CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OCH3, तो अब क्या देख रहे हो यहाँ पर? आप यहाँ पर ये देख रहे हो कि ये वाला भी रेजोनेंस कर सकता है और O का लोन पेयर ये वाला भी रेजोनेंस कर सकता है। तो आप क्या देख रहे हो कि आइदर साइड से रेजोनेंस पॉसिबल है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस कॉन्जुगेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। और एक हमारा होता है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। एक हमारा होता है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। इसका मतलब क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2।
जहाँ पर कॉन्जुगेशन एक से ज़्यादा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन से आपको ये समझना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल कैसे क्रॉस हुआ, कैसे एक्सटेंडेड हुआ। ठीक, इसके बाद जो हमारा आता है वो रहता है हाइपर कॉन्जुगेशन। जो हमारा नेक्स्ट रहता है वो रहता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन का एक और नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन का एक और नाम है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसको हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, प्लस एच एंड माइनस एच। ठीक है, कैसे होता है ज़रा समझते हैं हम। पहला हम बात कर रहे हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्ब कटायन कैसे होता है। जैसे मान लो अगर एक हमने एग्जांपल ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2+। अब देखो इसमें कैसे होता है, ये होता है एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ और यहाँ पर हो जाएगा CH2+। अब अगर एक वाला ये बॉन्ड टूटा तो ये कैसे बनेगा, HCH माइनस H+ सिंगल बॉन्ड CH2+, और ये प्लस आपस में बॉन्ड बना लेगा। तो फाइनली क्या बन जाएगा, HCH H+ डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरह से हम क्या बोलते हैं, आप देख रहे हो कार्बन और H में कोई बॉन्ड नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। लेकिन इस तरह से कितना पॉसिबल है, इस तरह से पॉसिबल, एक ये वाला H, एक ये वाला H, एक ये वाला H। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो कंपाउंड दिया है इसमें हमारा 3 अल्फ़ा H है या 3 हाइपर कॉन्जुगेशन है। क्या बोलेंगे हम, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन है। अब अगर मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जिसमें आपको काउंट करके ये बताना है कि इसमें कितना अल्फ़ा H है। जैसे अगर एक क्वेश्चन मैंने ये दिया C+H CH3 C2H5, हम बोले बेटा इसमें कितना अल्फ़ा H है। हर एक कार्बन को पहले गौर से लिखो। देखो ये वाला कंपाउंड ऐसा है, यहाँ पर एक है CH, यहाँ पर प्लस एक, यहाँ पर CH3, और ये क्या हो गया C2H5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो ये वाला कार्बन के बाजू में ये कार्बन अल्फ़ा, इसके बाजू में ये कार्बन अल्फ़ा और इसके बाजू में ये कार्बन अल्फ़ा। 3 H यहाँ है, 2 H यहाँ है और एक EH यहाँ पर है। तो सब मिला के जो अल्फ़ा H हो गया वो हो गया 6। इस तरह से काउंट करना है। अगर एक और क्वेश्चन दे रहे हैं CH3 का होल 3C+, इसमें कितना अल्फ़ा H है, तो ये हो जाएगा CH3C, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH3+। तो 3 यहाँ, 3 यहाँ और 3 यहाँ। क्यों, क्योंकि ये सब अल्फ़ा कार्बन है और अल्फ़ा कार्बन से जुड़ा हुआ H को क्या बोलते हैं, अल्फ़ा H। तो सब मिला के ये हो गया 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन। अगला अगर हम बात करते हैं CH3C CH3 CH3CH प्लस CH3, हम बोले बेटा इसमें कितना अल्फ़ा H है, प्लस से बाजू ये वाला अल्फ़ा, ये वाला अल्फ़ा, ये वाला अल्फ़ा, 3 यहाँ और एक यहाँ, इनमें जो अल्फ़ा H है वो हो गया 4। नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो है हाइपर कॉन्जुगेशन इन C-, हाइपर कॉन्जुगेशन इन C-, C- पर हाइपर कॉन्जुगेशन। अब C- पर जो हाइपर कॉन्जुगेशन वो कैसे होगा, देखिए
जैसे आपने ले लिया CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है। ये सिर्फ एक ही कंपाउंड है जिसमें C माइनस में दिखाता है और उसको हम बोलते हैं माइनस H इफेक्ट। जैसे CH2 माइनस C Cl Cl Cl। अब यहाँ से क्या होगा, जैसे एक क्लोरीन यहाँ से निकलेगा तो क्या बनेगा, CH2 माइनस C Cl Cl C प्लस Cl माइनस, और ये दो आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो ये मेरा बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C Cl C, और Cl माइनस सेपरेट, तो इसी को बोलते हैं H माइनस, या क्या बोलेंगे, दिस इज माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन। ये क्या है, दिस इज माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन। आया समझ में? चलिए और एक जो लास्ट पार्ट आता है मेरा हाइपर कॉन्जुगेशन में, वो रहता है हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। वो आपको रहता है हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। जैसे मान लो अगर हम ये कर दिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और एक हम कर दिए CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब आपसे पूछेगा कि इन दोनों में हाइपर कॉन्जुगेशन कितना है, तो कैसे निकालोगे। सबसे पहले जो एल्कीन है उसको घेर दो ऐसे, और बचा वाला कार्बन अल्फ़ा इससे जुड़ा H, यानी इसमें अल्फ़ा H3 है। एल्कीन को घेर दो, दाएं बाएं कुछ भी H नहीं है, अल्फ़ा H बराबर हो गया 0। अगला जो हमारा है वो है हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल। हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल, जैसे अगर हम बात करते हैं CH3 CH2 डॉट, तो इसमें कैसे होगा देखिए, ये कार्बन को एक H यहाँ कर दिए, एक H यहाँ कर दिए, एक H यहाँ, और ये लगा दिए CH2 डॉट। अब क्या होगा, जैसे एक H टूटा तो ये एक H यहाँ, एक H यहाँ, H डॉट एक यहाँ, और CH2 डॉट यहाँ, ये दोनों आपस में बॉन्ड बन गया। तो ये क्या बनेगा, CH H डॉट डबल बॉन्ड CH2। तो ये हमारा हो गया क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। अब इस पर क्वेश्चन आता है बेटा, बॉन्ड लेंथ पर, एस्टेबिलिटी पर। तो आपको पता है बॉन्ड लेंथ। अगर हम बॉन्ड लेंथ की ऑर्डर के बारे में बात करें, अगर हम बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर के बारे में बात करें, सबसे ज़्यादा सिंगल, फिर डबल, फिर ट्रिपल।
ठीक, जैसे मान लो अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, which one has more bond length। क्वेश्चन पूछा सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसका हुआ है। जैसे अगर हम पूछ दे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ऑप्शन नंबर ए, और यहाँ करें CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऑप्शन नंबर बी। अब देखो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो फिर क्या होगा, ये बनेगा डबल और ये बन जाएगा सिंगल। हम इस पार्ट का, अगर इस पार्ट का और इस पार्ट का अगर हम कंपेयर करें बॉन्ड लेंथ, तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन से ये वाला सिंगल बन जाएगा और ये डबल रह जाएगा, यानी ए वाला ग्रुप का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू बी, एज़ कम्पेयर टू बी। अगला, अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी की बात करते हैं, अगला हम हाइपर कॉन्जुगेशन से हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो क्या होगा देखिएगा, मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, मोर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। जितना ज़्यादा अल्फ़ा H उतना ज़्यादा एल्कीन का स्टेबिलिटी होगा। जैसे मान लीजिए अगर एक मैं क्वेश्चन दे दिया, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये अगर A है, ये B है, ये C है, ये D है। अब हम क्या किए, एक को हमने सिस मान लिया और एक को हमने ट्रांस मान लिया। अब हम बोलेंगे बेटा इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, तो अगर इसमें हम बात करें तो मेरा अल्फ़ा H बराबर 6, अगर इसमें हम बात करें तो मेरा अल्फ़ा H बराबर 6, अगर इसमें हम बात करें तो अल्फ़ा H बराबर 6, अगर इसमें हम बात करें तो अल्फ़ा H बराबर 2। मतलब सबसे ख़राब तो हमारा D होगा। अब इनके बाद अगर हम बात करें कि बाकी कैसा होगा, हमें स्टेबिलिटी देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ मोर। तो अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा सिस वाला फॉर्म है वो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, तो फिर बी वाला हो गया। फिर ट्रांस, क्योंकि इसका सिस वाला का डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, ट्रांस वाला का डाइपोल मोमेंट 0 है। और फिर सबसे ज़्यादा ए होगा क्योंकि इसका पूरा इफेक्ट एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये हम यूज़ करते हैं। एक क्वेश्चन दे रहे, होमवर्क का सॉल्व कीजिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। जैसे मान लीजिए हमने ये दे दिया CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 CH3 CH3, क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2 आपका है CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3 B हो गया, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 C हो गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये ट्रांस फॉर्म में है जिसको हमने D माना। और एक हमारा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये सिस हो गया जिसको हमने E माना। आपको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी। कैसा अरेंज करना है, एज पर स्टेबिलिटी। जो हम नेक्स्ट जा रहे हैं बात करने बेटा वो रहेगा मेसोमेरिक इफ़ेक्ट। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा वो रहेगा मेसोमेरिक इफ़ेक्ट। इसको भी हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, प्लस M इफ़ेक्ट और दूसरा आपका होता है माइनस M इफ़ेक्ट।
आया समझ में? चलो।